केमिस्ट्री उस टाइम पे तो समझ में आ गई थी, लेकिन मतलब अभी जैसे पढ़ती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ है और फिर वो छूट जाता है। अगर मैं बताऊं टाइप सी मात्र 3 तरह का सवाल आता है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। रिवीजन मैनेज ही नहीं हो पाता इसीलिए किस नहीं हो टाइम पे पा रहा कर क्योंकि पाए। सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। चाहे उनके पूरे साल 600 नंबर आ रहे हो, 700 नंबर आ रहे हो, बेटा टेस्ट में स्कोर नहीं आ पाता। सब जगह एन ऑर्डर ही बता रहा है एक्सेप्ट ये फॉर्मूला। मैं जब टेस्ट में क्वेश्चंस करने बैठती हूँ ना तो उसके बाद ये लगता है कि देखा देखा सा लग रहा है पर बन नहीं रहा। आज हम सरप्राइज विजिट करने जा रहे हैं मथुरा पाठशाला के Y32 बैच में। लेट्स सी के बच्चे क्या कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। लेट्स सी। कैसे हो? कैसे हो? बहुत अच्छे हो? बढ़िया चल रही है पढ़ाई एकदम? तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका है और आई थिंक वी आर ओनली हैविंग 90 डेज एक्चुअल में। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है जिससे आपका पूरा केमिस्ट्री कवर हो जाए। आप में से हो सकता है काफी बच्चे होंगे जो कि 11th 12th करके 12th के साथ पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कि ड्रॉपर में पढ़ रहे हैं। सो हम बात करने वाले हैं कि अपनी पूरी केमिस्ट्री को इन लास्ट 90 डेज में कैसे कंप्लीट करना है। लास्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा कि अब आपके कोई भी टेस्ट अगर हो रहा है ना, आइदर मॉक टेस्ट AITS, सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके टेस्ट का है क्योंकि सिलेबस आपका 90% कंप्लीट हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंस है बेटा टेस्ट की। यानी कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं या किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट। कई बार क्या होता है, और ये रिकॉर्ड है मेरा पढ़ाने का और बच्चों से इंटरेक्ट करने का भी, लास्ट मोमेंट पे जो बच्चे टेस्ट स्किप करते हैं, चाहे उनके पूरे साल 600 नंबर आ रहे हो, 700 नंबर आ रहे हो, बेटा टेस्ट में स्कोर नहीं आ पाता। बिटर ट्रुथ। तो आपका टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर 60% आपकी तैयारी है तो 40% आपका टेस्ट का कंट्रीब्यूशन होने वाला है, बिकॉज टेस्ट इज द एक्चुअल थिंग जो आपका रिवीजन करवाएगा। अब कितने बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, यार मैम टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन टेस्ट में जब मार्क्स कम आते हैं तो डीमोटिवेशन होता है। बेटा टेस्ट और उसके जस्ट बाद, टेस्ट देने के बाद करना होता है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस मैम ये क्या होता है? टेस्ट एनालिसिस का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके मार्क्स कटे हैं, कहाँ कटे? मार्क्स 3 ही वजह से कट सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल गलत हुआ है, आपको बनानी है 3 कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1 कि आपका जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, आपका जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है किस वजह से हुआ है? हो सकता है आता ही नहीं था, है ना? हो सकता है आता ही नहीं था, या हो सकता है आता तो था, अप्रोच नहीं समझ आया, या हो सकता है आपसे सिली मिस्टेक हुआ है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आता ही नहीं था तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिवाइज वंस अगेन। आपको वो टॉपिक दोबारा रिवाइज करना है, कॉपी खोलकर उसको पूरा पढ़ना है। अगर आपको अप्रोच नहीं समझ में आया, स्टिल यू हैव योर टीचर्स, योर ग्राउंड फैकल्टीज, आस्क देम कि हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था। क्योंकि बेटा अप्रोच करने का कंफ्यूजन तब ही इंक्रीज होता है जब आपको फॉर्मूले टिप्स पे नहीं होते। कैसे? ऑब्वियस है। मान लो आप डॉक्टर बन गए, मान लो, मानने में क्या जाता है, अगर आप डॉक्टर बन गए और आप सर्जन बन गए, अगर आपको स्टेप्स नहीं पता होंगी कि किसी को ऑपरेट कैसे करना है तो एग्जीक्यूशन हो पाएगा? नहीं। ऑपरेशन कर पाओगे? नहीं। तो जैसे जैसे आपको रिवीजन हो जाता है, रिवीजन के समय में आपने मान लो कोई भी टॉपिक रिवाइज किया है, आपको सोने से पहले उस टॉपिक पे 10 सवाल प्रैक्टिस करने हैं। वो सवाल अगर आप सही कर पा रहे हो यानी कि आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया है। तो अगर आपके अप्रोच में मिस्टेक है तो रिवीजन एक बार दोबारा आपको करना पड़ेगा और अपने जो भी टीचर्स अवेलेबल है आपके पास उनसे डिस्कस करो। सिली मिस्टेक का एक ही सॉल्यूशन है बेटा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैम अब टेस्ट की स्पीड बढ़ रही है, सिलेबस ज्यादा आ रहा है, कैसे पढ़ें, पूरा कैसे करें? बेटा आपने क्या कर लेना है, आपको बना लेने हैं 1 शॉट ऑफ एवरी चैप्टर। 1 शॉट बोल लो, समरी लेक्चर्स बोल लो, ऑलरेडी आपको क्लास में करवाए भी हैं, लेकिन आपको
खुद से पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद, जैसे कि मोल कंसेप्ट है, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, पढ़ लिए कॉपी के नोट्स, नाउ अब एक पेज उठाओ, उस पेज पे उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज लिख दो, सारी ट्रिक्स रख दो, सारे की पॉइंट्स लिख दो। जो वन शॉट है, समरी लेक्चर है, जब भी आपकी कोचिंग में टेस्ट होता है आपको वो पढ़ के जाना है। टेस्ट छोड़ने से क्या होगा, जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन टेस्ट दोगे तो पता चलेगा क्या अभी भी वीक है। तो वन शॉट बना लीजिए सभी चैप्टर्स का। अब अगर मैं बात करूं यहां पर जैसे कि केमिस्ट्री की, तो बेटा केमिस्ट्री 3 पोर्शन में बटी हुई है, अपनी केमिस्ट्री 3 पोर्शन में बटी हुई है। कैसे बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। ये जो 3 पोर्शन हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वन शॉट लगभग आपके बने हुए हैं, नहीं बने हुए बनाइए खुद से। क्या करना है, इसके वन शॉट में आपको पूरा फॉर्मूला चार्ट और ट्रिक्स बना लेना है। ये हो गया आपका पीसी का वन शॉट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एग्जाम में टेस्ट देते हो ना बेटा, आप पूरा फिजिकल एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप फॉर्मूले सारे गो थ्रू कर सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपके फॉर्मूले पे कमांड है, आप क्वेश्चन अप्रोच कर पाओगे। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है बेटा एक्सेप्शंस। जितने भी एक्सेप्शंस हैं पूरी इनऑर्गेनिक रिवाइज करने के बाद उन्हें एक पेज पे लिख दो। पीरियोडिक ट्रेंड्स हो गए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, ऑर्डर हो गया, ट्रिक्स हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट में वो आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो जैसे कि कोई भी एक रिएजेंट है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, कोई भी एक रिएजेंट है, उसके सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एक साथ लिख लो, साथ के साथ जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं। यानी कि ये बेसिक चीजें अगर आपने कर ली, फिजिकल में सारे फॉर्मूले, ऑर्गेनिक में सारी नेम रिएक्शंस और रिएजेंट्स का रोल, और इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस और पीरियोडिक टाइप्स, आपका केमिस्ट्री पे कमांड और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बेटा हमें अब इस बात पे फोकस करना है, जो है उसे अच्छे से करना है, ज्यादा के पीछे नहीं भागना है। कई बार इस समय पे ऐसा होगा कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, डिमोटिवेशन आएगा। बेटा टेस्ट नहीं है, कंसीडर दिस टेस्ट एज अ अपॉर्चुनिटी। आपके पास मौका है अपने आप को एनालाइज करने का और ये जानने का कि मेरी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। टेस्ट एनालिसिस आपको आपकी सच्चाई बताएगा। सच्चाई का मतलब मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, जहां कट रहे हैं उस पर वर्क करना है। टॉपिक दोबारा पूरा नहीं पढ़ना है, पर जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ना है। एक बार देख लो बेटा ध्यान से किस तरीके से आपको कितना कवर करना है, ठीक है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम आए आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ज्यादा के पीछे नहीं भागना है, जो है उसे बहुत अच्छे से करना है। और आपके पास एक फॉर्मूला रहा होगा दैट K बराबर 2.303/T log base to the power 10 initial concentration of the reactant to the final concentration of the reactant। ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या किसी को? याद आ रहा होगा, है ना। सो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है इसमें लॉग आता है, और अक्सर जब इस पे बेस सवाल आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, सिंगल, जिसमें लॉग ही यूज नहीं होता, एंड दैट मेथड इज AT बराबर A0/2n। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर AT और A0 क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। बेटा AT जो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट कंज्यूम होने के बाद बचा कितना है। एंड व्हाट इज A0 इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर N क्या बता रहा है, तो काफी सारे बच्चे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं बेटा, इस चैप्टर में सब जगह N ऑर्डर ही बता रहा है एक्सेप्ट ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, राइट। ये N रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ को, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ तो पता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, क्लियर है ना। अब इस केस में ये ही मेथड यूज करके
आप ये लॉग भी नहीं है, आप सारे तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। इवन 2025 में नीट का जो सवाल आया है, आप चेक कर लीजिएगा, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, आप इस मेथड से कर सकते हो। एक सवाल प्रैक्टिस करा दूं, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ना ट्रिक पे। चलिए एक सवाल प्रैक्टिस कराती हूँ। सी क्वेश्चन ये है, इसको मैं दोनों मेथड से कराऊंगी ताकि आपको पता चले कि टाइम कम कैसे लग रहा है इसमें। क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, दैट कार्बन 14 सबको पता है रेडियो एक्टिव इन नेचर। क्वेश्चन में आपको इसका हाफ लाइफ गिवन है, इसका हाफ लाइफ गिवन है 5760 ईयर्स। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कितना समय लगेगा इस एलिमेंट को 200 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम होने में, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस होकर इतना बचेगा। अब यहां पर ये मेंशन नहीं किया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट आपने अगर एग्जांपल्स याद किए हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के तो आपको पता होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, इसको डायरेक्ट ट्रिक से करें एक बार। सो व्हाट इज डायरेक्ट ट्रिक? आपको फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दे रखा है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दे रखा है, आपको वो समय निकालना है, आपको हाफ लाइफ दे रखी है, वो टाइम जब ये आधा हो जाएगा कार्बन 14 एलिमेंट, राइट? यू कैन डू इट डायरेक्टली। कैसे? 80 बराबर A0 अपॉन 2 की पावर n। 80 क्या है? फाइनल कितना बच जाएगा? 25 बराबर इनिशियल कितना है? 200 अपॉन 2 की पावर n। सो 2 की पावर n यहां पे कितना लिख सकते हो? 25 8 जा 200, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3। अगर आप दोनों को कंपेयर करो, n की वैल्यू आ गई 3, लेकिन n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी कि 3 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड हैं 200 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम कार्बन 14 को होने में। और 3 हाफ लाइफ बराबर मतलब 3 इंटू 5760 कितना आ गया? 17280 ईयर्स विदाउट यूजिंग लॉग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इस ट्रिक से। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हो। क्या आपको पता है ना भाई, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? 0.693 अपॉन के। यहां पे हाफ लाइफ की वैल्यू पुट करके आप के निकालोगे, यहां के पुट करोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, फिर सॉल्व करके आप टाइम की वैल्यू निकालोगे। लेकिन हमने इस ट्रिक से डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर लिया। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। दैट इज शॉर्ट ट्रिक एंड द बेस्ट ट्रिक। चलिए अब हम एक और ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। एवरीवन इज रेडी, है ना? मजा आ जाने वाला है आपको, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिली होंगी और आपका सवाल कंपैरेटिवली कम समय में होगा। ठीक है? स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जहां पे सवाल बनाने में कभी कभी डाउट आता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाली हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन पे बेस्ड, ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है? स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन उसे कहते हैं जहां पर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एक के बारे में दे रखा होता है और दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है। कभी परसेंट प्योरिटी, है ना, कभी वो उसका मास कितना होगा, कभी वॉल्यूम कितना होगा, उसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ना 3 तरह का सवाल बनता है। एक टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। तीनों एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप ए क्या है बेटा? एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एक रिएक्टेंट के बारे में पूछा है और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। समटाइम्स प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, समटाइम्स रिएक्टेंट के बारे में ही पूछ लेता है। तो उस समय पर क्या करना है? सबसे पहले पहला स्टेप सबका सेम है। सबसे पहले क्या करना है बेटा? रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस द रिएक्शन, क्योंकि भाई स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते ही उसे हैं, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस करने वाले के बाद जिसके बारे में दिया है, जिसके बारे में क्वेश्चन ने पूछा है, रिक्वायर्ड, दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स को बराबर कर दो। भाई ये SM क्या होता है?
SM होता है बेटा स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स, दैट्स इट। अब स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स क्या होते हैं बता देती हूँ। मान लो बेटा कोई भी एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B दैट गिव्स N3C। N1 N2 N3 क्या है कोफिशिएंट, A क्या है रिएक्टेंट, B क्या है रिएक्टेंट, C क्या है प्रोडक्ट। मान लो क्वेश्चन में इसके बारे में गिवन था, इसके बारे में पूछा था। सो व्हाट इज SM? SM स्टैंड्स फॉर स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स। कैसे निकालते हैं स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स? कैसे निकालते हैं बताती हूँ बेटा। जैसे कि मुझे A के स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स निकालने हैं, उसका कोफिशिएंट नीचे इनटू जो भी उसके मोल्स है। अब मोल के फॉर्मूले तो आपको तीनों याद होंगे, नहीं हो तो मैं बता देती हूँ बेटा। मोल के मेनली ये तीन फॉर्मूले यूज होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर एंड गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। जिसके बारे में बात हो रही है उसके मोल की मैं बात कर रही हूँ। सो सी टाइप ए में क्या करना है, जिसके बारे में दिया, जिसके बारे में पूछा, स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स बराबर करते हो। उसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला। क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर हो गया? टाइप बी यहाँ से क्या आता है बेटा, जब आपको दो रिएक्टेंट के बारे में गिवन है और प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अब मन में सवाल आ रहा होगा, अब किसके बराबर करें, अब किसके स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स के बराबर करें। सो व्हेनेवर, जब जब दोनों रिएक्टेंट के बारे में गिवन है तब आपको निकालना है, तब आपको क्या करना है, पहला स्टेप एकदम सेम, फर्स्ट स्टेप सेम एज अबव। पहला स्टेप सेम है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जिसके स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स कम होते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। फिर क्या करना है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स को बराबर कर देना है जिसके बारे में पूछा है उसके स्टोइचियोमेट्रिक मोल से। दैट्स इट, सॉल्व। यानी कि दोनों रिएक्टेंट का लिमिटिंग दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक मोल निकालो, जिसका कम है उसके बराबर कर दो दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स, यहां से आपका आंसर आ जाना है। वहीं पे अगर मैं बताऊं टाइप सी, मात्र 3 तरह का सवाल आता है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से। टाइप सी क्या है, वो आपसे परसेंट प्योरिटी या परसेंट इम्प्योरिटी के बारे में पूछ ले। परसेंट प्योरिटी, परसेंट इम्प्योरिटी। अगेन फर्स्ट स्टेप सेम है, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस कर दो। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद, है ना, टाइप सी यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूं बेटा। टाइप सी सबसे पहला तो वही है बेटा, बैलेंस द रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन को लिख दो बैलेंस करके, बैलेंस द रिएक्शन लिखने के बाद फिर उसके बाद बेटा अगर परसेंट गिवन है, कितना प्योर है या कितना यील्ड है, अच्छी बात है, नहीं दिया परसेंट को x%। जिसके बारे में डेटा दिया है वो हो गया आपका गिवन, जिसके बारे में आपसे पूछा है वो हो गया रिक्वायर्ड। बिल्कुल टाइप ए की तरह दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स बराबर कर दो। बस अगर परसेंटेज दे रखी है तो मल्टीप्लाई कर दो उसकी परसेंट। जैसे 75% दिया, 75/100 परसेंटेज ही पूछ रहा है, x/100 ये हो जाएगा। x की वैल्यू निकालकर आपकी परसेंट प्योरिटी। और अगर परसेंट इम्प्योरिटी पूछा है, सिंपल 100 - x। क्लियर है? सो रिपीट कर रही हूं, तीनों स्टेप ध्यान से सुनना। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से मात्र 3 तरह का सवाल आएगा। पहला, एक के बारे में दे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले दूसरे के बारे में पूछे। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस द रिएक्शन। फिर जिसके बारे में दिया, जिसके बारे में पूछा, दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक मोल बराबर। अगर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले दो रिएक्टेंट के बारे में दे रहा है, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करो, फिर आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जिसके स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स कम है। दोनों रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक मोल निकालो, जिसके स्टोइचियोमेट्रिक मोल कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स को बराबर कर दो जिसके बारे में पूछा है उसके स्टोइचियोमेट्रिक मोल से, आंसर आ जाएगा। टाइप सी, अगर क्वेश्चन में परसेंट प्योरिटी, परसेंट यील्ड के बारे में पूछ रहा है, एज इट इज स्टेप 1 राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन।
अगर परसेंट पूछ रहा है प्योरिटी परसेंट यील्ड, किसकी पूछेगा? सैंपल की ही पूछेगा, रिएक्टेंट होता है वो, उसको x% मान लो। अगर परसेंटेज दे रखी है तो मल्टीप्लाई बाय 60/100, नहीं दे रखी है मान लो, फिर उसको x/100, x की वैल्यू अपन को निकालनी है। x की वैल्यू आपकी परसेंट प्योरिटी परसेंट यील्ड है, इम्प्योरिटी पूछ रहा है 100 - 6। क्लियर टू ऑल? पक्का? मैम हाँ मतलब मेरे को केमिस्ट्री मतलब उस टाइम पे समझ में आ गई थी, केमिस्ट्री उस टाइम पे तो समझ में आ गई थी, लेकिन मतलब अभी जैसे पढ़ती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ है और फिर वो छूट जाता है। अब वो छूट जाता है और कभी कभी ये भी लगता होगा बाद में जब टेस्ट में क्वेश्चंस करने बैठती हूँ ना तो उसके बाद ये लगता है कि देखा देखा सा लग रहा है पर बन नहीं रहा। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा कभी। हाँ कंप्लीटली नॉर्मल। मैं बताऊँ एक चीज, अब तो गुस्सा ना हो तो, मैं सेंटर पे आई ना, मैंने पता क्या पूछा, विशाखा आई है क्या? अब इसने मुझे कितनी बार इसका नाम बताया, वंशिका, बहुत बार, लेकिन मेरे को तेरा नाम याद नहीं आ रहा था। पता है क्यों? रिवीजन नहीं हुआ ना। आंसर आपके पास है, इतनी सी बात है बेटा। मैंने पहले भी कहा है, सिलेबस ज्यादा है। जो चीज 4 महीने पहले पढ़ी है वो अब एकदम अच्छे से याद होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। व्हाट रिक्वायर्स? रिवीजन। तो याद करो अपने स्कूल की फ्रेंड्स को, लास्ट टाइम कब बात हुई है, सिंपल सी बात है। टू स्टे कनेक्टेड विद समथिंग यू हैव टू रिवाइज। अब ऑब्वियस सी बात है, हम कहते हैं ना कि खरबूजे पे चाकू रखो या चाकू पे खरबूजा रखो, एक ही बात है। यहाँ ऐसा नहीं है, हमें ही बुक्स के पास जाना पड़ेगा, बुक्स हमारे पास नहीं आएंगी। बेसिक है। तो डोंट फील बैड, 11th 12th 2 साल का सिलेबस था कि नहीं? हमने वही फिजिकल केमिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रिवीजन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, क्या आप 4-5 महीना बोलोगे? नहीं मैम, एटलीस्ट 10 दिन मिल जाए, मैम एटलीस्ट 15 दिन मिल जाए जिस दिन हमें कुछ पढ़ाया ना जाए और हम रिवीजन कर देंगे। आती है ऐसी फीलिंग? मैम रिवीजन मैनेज नहीं हो पाता। हाँ? रिवीजन मैनेज ही नहीं हो पाता, इसीलिए किस नहीं हो टाइम पे पा रहा कर क्योंकि पाए। सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। रोज एक बात बताओ यार, 9 बजे से लेकर आई कैन से 8 बजे से लेकर 4 बजे तक हम इधर ही है। थकते हैं, खाना खाते हैं, सर्दियां चल रही हैं, नींद भी खूब आती है, ठंड लगती है तो एक वो होता है ना कि चलो अंदर बैठ के थोड़ा सा दिख जाएगा तो पढ़ लेंगे, पर हम सो जाते हैं, हम पढ़ते पढ़ते सो है जाते ना, हैं, पता नहीं पढ़ते पढ़ते चलता। सो जाते हैं। सॉल्यूशन यही है बेटा, टाइम सबके पास 24 घंटे हैं, अपन को निकाल कर चीज़ों को रिवाइज करना है। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ एकदम टिप्स पे होगा, एक बार देख लो आगे बढ़ो, लेकिन जब उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो डोंट ओवरथिंक। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले ये बहुत अच्छे से आता था, बेटा आता था, भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं, इस चीज की गारंटी है। मैं रोज ड्राइव कर रही थी कार, मुझे डॉक्टर ने बोला अभी नहीं करना है, जस्ट आफ्टर सर्जरी। कल मैं दोबारा करी, मेरे अंदर एक सेल्फ डाउट आ रहा था। मैं सीरियसली, मेरे अंदर एक सेल्फ डाउट था कि इतने दिनों से गाड़ी नहीं चलाई है, क्योंकि किसी ने बोल दिया था ना नहीं चलानी है। मैंने बोला यार आप चला लो, उन्होंने कहा नहीं आप चलाओ। मैंने गाड़ी चलाई और अच्छी चलाई, पर सेल्फ डाउट था मेरे अंदर कि मुझे अभी भी उतने अच्छे से आ रही होगी क्या, क्योंकि ब्रेक लंबा लगा है 1 महीने का। सो इट्स बेसिक थिंग। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा यार मैं भूल गई या मुझे याद नहीं आ रहा, किया है, भूले नहीं हो, रिवीजन की जरूरत है। क्लियर टू ऑल? पक्का? दैट्स ऑल।